6.2। पहला क्वेश्चन, आकृति 6.17 में 1 और 2 में DEBC के समांतर दी हुई हैं और इस पहले में EC और दूसरे में AD की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसका अगर मैं फर्स्ट वाला करूं तो कुछ डायग्राम इस शेप का बना हुआ है और ये आपको एक रेखा दी है जिसका नाम है D और यहाँ BC, ठीक है। ये आपको दिए 1.5 सेंटीमीटर, ये दिए 1 सेंटीमीटर और ये दिए 3 सेंटीमीटर और ये हमको फाइंड करना है। कंडीशन दी है DE समांतर है BC के। चलो 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। क्या क्या दिया है, गिवन दैट AD बराबर 1.5 सेंटीमीटर, DB बराबर 3 सेंटीमीटर, AE बराबर 1 सेंटीमीटर और EC बराबर क्वेश्चन मार्क। एक कंडीशन दी है क्या कि DE जो समांतर है पैरेलल है किसके, BC के। देखो एक थ्योरम होती है जिसका नाम है थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय। वह प्रमेय कहती है कि यदि किसी त्रिभुज में एक त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है, तो कभी समांतर रेखा खींची गई है तो यह रेखा जो अन्य दो भुजाओं को है समान अनुपात में विभक्त करेगी। समान अनुपात का मतलब है जो रेशियो इसका होगा वही रेशियो इसका होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए हम इसको कर देंगे AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC। किससे आया है, लिख देंगे आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय से या सीधा लिख देना BPT से, BPT से, ठीक है ना, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है ना, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय। अब इसमें देखो AD की वैल्यू आपको कितनी दी है 1.5, DB की 3, यहाँ AE की 1 और EC की हमारे पास कुछ नहीं था। 1.5 का टेबल सबको आना चाहिए, 1.5 दूनी 3, कितना हो जाएगा 1/2 और ये छोटे बच्चों को भी आता है। 3 गुणा करेंगे EC इधर पहुंच जाएगा, 2 इधर पहुंच जाएगा, 2 एकम, तो EC की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई 2 सेंटीमीटर, ठीक है, क्लियर है। ऐसा ही इसका सेकंड वाला क्वेश्चन है वो आप करोगे, ठीक है ना। सेकंड वाला क्वेश्चन जो इसी में फर्स्ट में सेकंड दिया हुआ है ना कि AD अपॉन में DB रख देना और AE अपॉन में EC रख देना, कर लोगे, ये आपका होमवर्क है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये हो गया क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन है किसी त्रिभुज PQR और त्रिभुज PQ और PR भुजा PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि EF जो है वो समांतर है QR के अथवा नहीं। चलो एक चीज जरा ध्यान से देखो कि जैसे हमने थेल्स थ्योरम पढ़ी उसमें बताया था कि अगर समांतर रेखा है तो समान अनुपात में विभक्त होगी। ऐसे ही BPT या थेल्स का विलोम भी होता है कि अगर समान अनुपात में है तो इसका मतलब वो रेखा जो है वो तीसरी भुजा के क्या होगी, समांतर होगी, ठीक है ना। इसमें एक रफली त्रिभुज बना लेते हैं जिसका त्रिभुज का नाम दिया गया है आपको PQ और R, ठीक है, और बताया गया PQ और PR पर क्रमशः बिंदु EF स्थित है। यहाँ पर एक बिंदु की रेखा बना दी जिसका नाम है EF और आपसे पूछा यही जा रहा है हर क्वेश्चन में कि ये EF जो है वो समांतर है QR के अथवा नहीं, ठीक है ना, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये रफली काम था। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है PE बराबर 3.9 सेंटीमीटर, EQ बराबर 3 सेंटीमीटर, PF बराबर 3.6 सेंटीमीटर और लास्ट क्या दिया है FR बराबर 2.4 सेंटीमीटर। ये सारी चीजें आपको दी हुई हैं, ठीक है ना। अब हमको क्या करना है, इनका रेशियो निकालना। अगर हम रेशियो की बात करें तो यहाँ देखो PE बटे में क्या होगा EQ होगा, तो रेशियो देखो PE अपॉन में EQ रखना है हमको, तो ये हम रखा PE अपॉन में EQ, आप करके लिख देंगे। तो इसका अगर रेशियो देखें तो कितना है 3.9/3, ठीक है, कुछ कट रहा है क्या, हाँ, मतलब कि 1.3/1, ठीक है। अगर हम दूसरा रेशियो निकालते हैं PF अपॉन में FR वाला, तो यहाँ हम देखते हैं 3.6 अपॉन में 2.4, तो कितना आ जाएगा, दशमलव से दशमलव कट ही जाएगी
12 तिया 36 और 12 दूनी 24, मतलब कि 1.5। ठीक है ना, 1.5 हो जाएगा ना, सॉरी 1.5 क्यों होगा? 2 से अगर हम काटेंगे तो 2 एकम 2। ठीक है, कितना बचेगा? 1 2 5 जा 10। तो ये हमारे पास आ गया। क्या ये दोनों रेशियो सेम निकले हैं? क्योंकि DE अपॉन EQ बराबर नहीं निकला किसके? PF अपॉन FR के, ये बराबर नहीं निकला। इसीलिए इसी के बाद जो आएगा, इसीलिए इसका मतलब क्या है कि जो EF है वो समांतर नहीं है किसके? QR के। ठीक है, अगर ये बराबर निकल जाता तो ये भी समांतर होती। किसकी वजह से होती? थेल्स के प्रमेय के विलोम के अपोजिट। ठीक है ना, उसी की वजह से। ठीक है ना, या आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय के विलोम के द्वारा, या बाय बीपीटी के कन्वर्स ऑफ बीपीटी के द्वारा। ठीक है ना, तो आपको करना क्या होगा, ये 2 3 4 चीजें दी हैं वो लिख लेंगे आप, उसी का अपन में पी अपॉन EQ और PF अपॉन FR रखेंगे। इसी तरीके से बाकी के दोनों क्वेश्चन में 3 है इसमें। ठीक है, और ऐसे ही रेशियो निकालें। अगर ये दोनों रेशियो बराबर आती है तो यहाँ बराबर का निशान चलेगा चूंकि करके, और इसीलिए करके यहाँ पे समांतर का निशान चलेगा, फिर ये निशान कटेगा नहीं। ठीक है ना, तो कर लेना बाकी के 2 क्वेश्चन आप। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि आकृति 6.18 में यदि LM पैरेलल है, समांतर है CB के, और LN समांतर है CD हो, तो सिद्ध कीजिए कि AM अपॉन में AB और AN अपॉन में AD। पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं। दिया है LM समांतर है CB और LN समांतर है CD, और सिद्ध क्या करना है वो भी लिख लेते हैं। सिद्ध करना, क्या सिद्ध करना है? AM अपॉन में AB और AN अपॉन में AD, ये हमको सिद्ध करना। चलो इसका डायग्राम देखें। यही है, ये A है आपका पॉइंट, N L D C B और N। ठीक है, ये आपको दी हुई और ये हमको प्रूफ करना है। चलो समझो जरा ध्यान से अब करके, क्योंकि ये थ्योरम तो है नहीं। पहली कंडीशन देखते हैं। LM, क्योंकि LM समांतर आपको क्या दिया है? CB। LM किसके समांतर है? CB के। इसका सीधा मतलब है कि AM अपॉन में AB और AL अपॉन में AC। इसीलिए AM अपॉन में AB बराबर AL अपॉन में AC, समीकरण 1 बनेगा। लेकिन ये आया किससे? ये समीकरण ये आया है बाय BPT, मतलब BPT के प्रयोग से। ठीक, कौन सा समीकरण हुआ है? 1। पुनः देखें, दूसरी कंडीशन दी है L और N समांतर हैं CD के, है ना, ये रहा LN CD के समांतर है। इसका मीन क्या हो जाएगा कि AN समांतर होगा AD के बराबर AL, सॉरी समांतर नहीं बराबर, AL बराबर AL अपॉन AC, ये बराबर होगा किसके? AN अपॉन AD के। थोड़ा सा गलत भूल जाता है यार, AN अपॉन AD बराबर होगा AL अपॉन में AC के, क्योंकि संगत भुजाएं कैसी होती हैं? समान अनुपात में होती है। ये भी किससे आया? YBPT से। ठीक है ना, समीकरण नंबर 2। दोनों ही समीकरण को अगर ध्यान से देखें तो क्या दिखता है कि AL अपॉन AC इसमें भी है, AL अपॉन AC इसमें है। तो इससे वैल्यू उसमें रख दो या उसकी वैल्यू इसमें रख दो, कुछ भी समझ लो। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से दोनों समीकरण में देखें, जब एक चीज दूसरे की और दूसरी चीज तीसरे के बराबर है, इसका मतलब है कि वो दोनों भी आपस में बराबर होंगी। तो क्या आ जाएगा? AM अपॉन में AB बराबर AN अपॉन में AD, और यही हमको क्या करना था? प्रूफ करना था। तो यहाँ लिख देंगे प्रूफ इति सिद्धम, हिंदी में तो इति सिद्धम, इति सिद्धम। ठीक है, ये हो गया, नोट कर लो, आएगा ही उनके। क्वेश्चन 4 क्या दिया हुआ है कि आकृति 6.19 में DE समांतर है AC और DF समांतर है A, तो सिद्ध कीजिए कि BF अपॉन में FE बराबर BE अपॉन में EC, ये होगा के। और डायग्राम अगर मैं यहाँ बना दूं इसका, यही डायग्राम है कुछ इस यही है ना, BF E
डी ए और यहाँ पर क्या है सी। दिया क्या है पहले वो लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है? तो क्या दिया हुआ है? समांतर कौन कौन सी चीजें हैं पहले वो लिख लेते हैं। डी ई समांतर है ए सी के और डी एफ जो है समांतर है ए ई के। और सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना, क्या सिद्ध करना है? डी एफ अपॉन में एफ ई इज इक्वल टू बी ई अपॉन में ई सी। थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम तो खाएंगे। चलो देखो, अब सेम कंडीशन उसमें वैसी ही कंडीशन इसमें लगेगी। पहले पे आती क्या दिया है? डीई समांतर एसी। डीई है कहां पर पहले उसको देखेंगे आप इस पूरे डायग्राम में। अगर हम डीई को देखते हैं तो ये रहा डी, यही है ना। और डीई किसके समांतर चल रही है? एसी इसकी, है ना। तो इसका मतलब है कि अगर मैं इसमें थेल्स थ्योरम लगाता हूं तो इसका मीन हो जाएगा बी डी अपॉन में डी ए हो जाएगा, ठीक है। और इधर की अगर मैं बात करूं बी ई अपॉन में ई सी, यही होगा। ये किससे आया? बाय बीपीटी, ठीक है, बीपीटी के द्वारा। समीकरण पुनः करते हैं, वही बिल्कुल सेम टू सेम सवाल। अब दूसरी कंडीशन में क्या है कि डी एफ समांतर है ए ई के। अब इस वाले को देखो, इस वाले को मैं रफ कर देता हूं हल्का सा। क्या है? डी एफ कहां है? डी एफ ये रहा, यही है। किसके समांतर है? ए ई के, इस वाले के। तो ये अलग ही त्रिभुज, उससे हमें कोई मतलब नहीं है इस वाले से। जब ये इसके समांतर है तो क्या होगा कि बी डी अपॉन में डी ए बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका बी एफ अपॉन में एफ, बी एफ अपॉन में एफ ई, ठीक है। इसके बाद देखो ये हो जाएगा, ये भी किसकी वजह से आया? बाय बी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इक्वेशन सेकंड। दोनों ही इक्वेशन में कंडीशन दोनों ही किसके बराबर में चल रही है? बी डी अपॉन डी ए के। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। समीकरण 1 व 2 से दोनों ही समीकरण में जब ये इसके बराबर है तो ये भी आपस में बराबर होंगे। तो इसका मीन हो जाएगा बी एफ अपॉन में एफ ई इज इक्वल टू बी ई अपॉन में ई सी, ठीक है ना। ये हो जाएगा इति सिद्धम, यही करना था। डी एफ अपॉन एफ ई बी अपॉन ई सी। चलिए नोट करें। क्वेश्चन नंबर 4 है कि आकृति 6.20 में डीई समांतर है ओक्यू के और डी एफ समांतर है ओ आर के। दर्शाइए कि ई एफ समांतर है क्यू आर के। तो यहाँ देखो डायग्राम आपको दिया हुआ है, ठीक है। ये कुछ इस तरह से ऐसा ही, और एक और लाइन बीच में, और उससे इस चीज में ये मिल रही है, और यहाँ पे ये भी मिल रहा है। इनके नाम जो दिए हैं क्यू ओ और एफ, और इधर है ना, यही सब दिया ना। फिर तो आ दिया है क्या क्या हमें दिया है कि डीई जो समांतर है ओ क्यू के और डी एफ समांतर है ओ, और दर्शाना क्या है कि ई एफ समांतर है क्यू आर। ये हमको दर्शाना है, ये भी लिख देंगे दर्शाना है, दर्शाना है करके ई एफ समांतर है क्यू आर। ये हमको रिप्रेजेंट करना है, मतलब इसको सॉल्व करके ये निकालना है, ठीक है, क्यू आर। तो चलो देखते हैं पहली कंडीशन। अब ये जो डीई ओ क्यू के समांतर आ रहा है, डीई ओ क्यू, ये किस ट्राइंगल में आ रहा है? पी ओ क्यू में। तो लिखेंगे त्रिभुज पी ओ क्यू में क्या क्या दिया है? डीई समांतर है ओ क्यू के, डीई समांतर है ओ क्यू के। और त्रिभुज में अगर एक भुजा समांतर एक भुजा आ जाती है तो कौन सी प्रमेय लग जाती है वहां पर? आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय। तो क्या हो जाएगा? पी है ना, पी ई अपॉन में ई क्यू
और यहाँ क्या हो जाएगा बराबर में पी डी अपॉन में डी को, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। किससे बना ये? बीपीटी से, है ना, बीपीटी से समीकरण नंबर 1। पुनः करा हमने, अब पुनः हम दूसरे त्रिभुज में पहुंच गए, तो ये त्रिभुज में देखेंगे त्रिभुज पी ओ आर में, है ना, पी ओ क्यू लिया था, आप क्या ले लेते हैं त्रिभुज पी ओ आर में। कौन सी कंडीशन दी है? डी एफ समांतर किसके? ओ आर के। इसलिए ये समांतर है तो क्या कंडीशन हो जाएगी? पी एफ अपॉन में एफ आर जो है वो बराबर होगा किसके? पी डी अपॉन में डी ओ। ये भी किससे आया? बी पी टी से। ये समीकरण आपका कौन सा हो गया? अब दोनों समीकरण में हम क्या देख रहे हैं कि डी पी डी अपॉन डी ओ, पी डी अपॉन डी ओ दोनों में ही है, ठीक है ना। तो लिख लेंगे यहाँ समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है ना। समीकरण 1 व 2 से क्या? ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे। कौन कौन से? पी ई अपॉन में ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन में एफ आर, ठीक है ना। अब ये समानुपातिक हो गया, देखो पी अपॉन में ई क्यू ये वाली हो जाए इसकी बटे, और पी एफ अपॉन में एफ आर ये वाली इसके बटे। तो ये क्या हो गया? समानुपातिक हो गया। अगर ये समानुपातिक हो गया इसका मतलब क्या है कि ये ई एफ जो है वो किसके समांतर हो जाएगी? क्यू आर में, ठीक है ना। इसीलिए ई एफ समांतर हो जाएगी क्यू आर। यही अपन को प्रूव करना था। किससे हो गया? तो लिखेंगे वाई कन्वर्स ऑफ थेल्स, या लिख देंगे थेल्स बीपीटी के विलोम से, बीपीटी के विलोम से, ठीक है। ये होगा बीपीटी के विलोम से, ठीक है ना। आ गया समझ में? तो ये कौन से त्रिभुज के अंतर्गत आ गई है? तो ये आ गई आपके त्रिभुज पी क्यू आर में। कौन से त्रिभुज में? त्रिभुज पी क्यू आर में। ये जो है वो आपस में कैसी हो जाएंगी? समांतर, ई एफ समांतर क्यू आर, ठीक है ना। आकृति 6.21 में क्रमशः ओपी, ओक्यू और ओ आर स्थित बिंदु ए बी और सी इस प्रकार हैं कि ए बी समांतर है पी क्यू के। ए बी किसके समांतर है? पी क्यू के। और ए सी समांतर है पी आर के, और ये ए सी समांतर है इस वाले के। और आपको प्रूफ करना है कि ये जो बी सी है ये भी इसके समांतर होगी, ठीक है ना। डायग्राम पहले बना लिए। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, पहले वो लिख लेते हैं। दिया है ए बी समांतर पी क्यू और ए सी समांतर पी आर। दर्शाना है, क्या दर्शाना है? बी सी समांतर क्यू आर हमको दर्शाना। अब आगे पहले एक त्रिभुज ले लेते हैं। कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज पी ओ क्यू है ना, त्रिभुज पी ओ क्यू में क्या कंडीशन दी है? ए बी समांतर किसके है? पी क्यू। ए बी समांतर है पी क्यू के। कौन सी में लग जाएगी? वही क्या, तो ये हो जाएगा ओ बी बटे बी क्यू और ओ ए अपॉन में ए पी, और यहाँ पे ओ बी अपॉन में ओ क्यू, बी क्यू सॉरी, बी क्यू, ठीक है। ये किससे आ गया? बीपी टी से, समीकरण ए। पुनः लिखेंगे। अब दूसरी वाली ए सी और पी आर की कंडीशन दी थी जो किस त्रिभुज में पी ओ आर में आ रही है। लिखेंगे त्रिभुज पी ओ आर में क्या दिया है? ए सी समांतर पी आर। तो हो क्या जाएगा आपका? ए सी समांतर पी आर के, तो ये हो जाएगा आपका ओ सी अपॉन में सी आर, और उस साइड के देखेंगे तो ओ ए अपॉन में ए पी, है ना। ये भी किससे आ गया? बी पी टी। ये समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 क्या दिख रहा है? ये भी ओ ए अपॉन ए पी है, ये भी ओ ए अपॉन ए पी है। तो ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका ओ बी अपॉन बी क्यू बराबर ओ सी अपॉन सी आर। अब ये समान अनुपात में आ गई, जरा ध्यान से देखो, ओ बी अपॉन में बी क्यू और ओ सी अपॉन में सी आर। क्योंकि ये समान अनुपात में आ गई इसलिए क्या होगा कि बी सी समांतर किसके हो जाएगी? क्यू आर। अच्छा किस वजह से हुई है? तो लिखेंगे डी पी टी के बिलोंग, ठीक है ना। ये आपको प्रूफ करना था, होगा इति सिद्धम, ठीक है, नोट कर।
प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9 में भी सिद्ध कर चुके हैं, ठीक है ना। तो एक त्रिभुज बना लेते हैं पहले, बना लिया एक त्रिभुज, इसके मध्य बिंदु से होकर ये हमने एक रेखा की थी जो कहां से जा रही है, इसके मध्य बिंदु से होकर एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर इसके मध्य बिंदु से आ रही है। ये क्या है, इसका मध्य बिंदु है। हम इसको नाम दे देते हैं त्रिभुज को ए बी सी, और इसको नाम क्या देते हैं, पी क्यू दे सकते हैं, डी ई भी दे सकते हैं, ठीक है, वो अपने ऊपर रहता है। तो ये मध्य बिंदु, ये नहीं है मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु है और ये इसके समांतर खींच गई है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब हमें सिद्ध करना है कि ये जो रेखा खींची गई है, ये जो पॉइंट आ रहा है, ये इस वाली लाइन को दो बराबर भागों में क्या कर रहा है, डिवाइड। ये हमको दिया है कि ये कैसी आपस में बराबर है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। माना कि त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया था कि डी भुजा बी सी का ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है। डी भुजा ए बी का मध्य बिंदु क्वेश्चन में दिया था, और एक और कंडीशन दी थी कि डी ई जो है वो समांतर है किसके, बी सी की। हमको सिद्ध ये करना है कि जो ई जो है वो इस रेखा का क्या होगा, मध्य बिंदु होगा, या यूं कहे कि ई समद्विभाजित करेगा किसको, ए सी को। सिद्ध क्या करना है वो भी लिख लेते हैं। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ए ई इज इक्वल टू ई सी, या यूं कहें ई समद्विभाजित करता है ए सी को। तो समद्विभाजित करने का मतलब यही है कि इनको बराबर बराबर भागों में क्या कर देगा, बांट देगा। अब करके कंडीशंस पे आते हैं। क्योंकि दिया हुआ है डी इसका क्या है, मध्य बिंदु है, किसका, डी भुजा ए बी का मध्य बिंदु, और मध्य बिंदु होने का मतलब है कि ये इसको दो बराबर भागों में क्या करेगा, बांटेगा। मतलब ए डी और डी बी आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। मध्य बिंदु होने का मतलब है बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। अब चूंकि हम जानते हैं कि हर चीज के इंटू में एक होता है, तो इसके इंटू में हम क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। तो इसके इंटू में हम 1 मानेंगे, तो ये अगर अपॉन में आएगा तो ये हो जाएगा ए डी अपॉन डी बी बराबर में हो जाएगा समीकरण नंबर ए। एवं दूसरी कंडीशन हमें क्या दी है कि डी ई समांतर है, ये मैं डी मेरे से ढंग से नहीं बनती, कैसे बनाएगा, डी ई समांतर है बी सी के। अब जब डी ई समांतर है बी सी की, ये भी आपको क्वेश्चन में दिया है, तो इसका मतलब क्या होगा, थेल्स पर में लग जाएगी। तो ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन में डी बी बराबर होगा किसके, ए ई अपॉन में ई सी की। किसकी वजह से आया, बी पी टी से, ठीक है ना। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब अगर आप देखो ए डी अपॉन डी बी की वैल्यू हम कितनी रखेंगे, क्योंकि हम निकाल चुके हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, तो इसकी वैल्यू हम 1 रख देते हैं। तो ए ई बराबर ई सी बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि ए डी अपॉन डी बी की वैल्यू हमने कितनी रख दी, यहाँ पे 1 रख दी, ठीक है। जब इसको सॉल्व किया त्रिक गुणक क्षेत्रफल में 1 मानकर, तो ये हो जाएगा ए ई अपॉन में ई सी। अतः स्पष्ट है कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को क्या करेगी, तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, ठीक है ना। इति सिद्धम। ये पूरा का पूरा आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा सेम टू सेम, पूरे नंद नहीं करवा लो। 8th वाला प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के क्या कहलाती है, समांतर कहलाती है। ये भी हम 9th क्लास में कर चुके हैं। तो एक हमने त्रिभुज बना लिया, मान लिया कि एक त्रिभुज है जिसका नाम है ए बी सी, और ये इसके दो मध्य बिंदु है जिनका नाम है डी ई, और इनको मिलाने वाली रेखा हमको सिद्ध करना है ये इसकी क्या है, समांतर। तो दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है ना। डी भुजा ए बी का क्या है,
मध्य बिंदु तथा ई भुजा AC का मध्य बिंदु। इनको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डी तथा ई क्रमशः भुजा AB तथा AC का मध्य बिंदु। ठीक है ना, ये भी लिख सकते हैं। हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है DE समांतर है किसके, BC। ये हमको सिद्ध करना। अब ये कोई प्रमेय तो है नहीं कि उत्पत्ति करके इसको लिखें। चलिए अब देखिए क्या दिया है। पहले क्योंकि D भुजा AB का क्या है, मध्य बिंदु है। वो मध्य बिंदु होगा तो इसका मतलब क्या है, AD बराबर होगा किसके, DB के। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किया था, AD बटे DB बराबर क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब पुनः करते हैं। पुनः क्या लिखेंगे कि ई भुजा AC का क्या है, ई भुजा AC का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु होगा तो यहाँ पे वही कंडीशन लगेगी, AE बराबर में EC। तो ये भी सेम हो जाएगा, AE अपॉन में EC बराबर में क्या हो जाएगा 1। ये समीकरण 2। दोनों समीकरण किसके इक्वल में चलना है, 1 के। लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से। तो दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। AD अपॉन DB, ये AD अपॉन DB जो है वो किसके बराबर चल रहा है, AE अपॉन EC के। तो ध्यान से देखो, ये एक समान अनुपात नहीं आ गया, AD अपॉन DB AE अपॉन EC। इसका मतलब क्या हो गया कि जो DE है वो कहीं ना कहीं समांतर किसके हो जाएगी, और किसकी वजह से हो जाएगी, BPT के बिलोंग से। ठीक है ना, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के बिलोंग से। ठीक है ना, इति सिद्धम हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, ABCD एक समलम चतुर्भुज। अच्छा, समलम चतुर्भुज किस किस को पता है कैसा होता है, समलम, ट्रेपेजियम। हाँ ट्रेपेजियम। ये हो गया आपका समांतर चल रही है समलम D और C के। ठीक है, और इसके विकर्ण O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये दोनों विकर्ण हो गए AC और BD, कहाँ पर प्रतिच्छेद कर गए, O पर। तो आपको दर्शाना है AO अपॉन BO और CO अपॉन DO। दिया क्या है पहले वो लिख लेते हैं। दिया है चतुर्भुज ABCD एक क्या है, समलंब, एक समलंब है जिसमें जिसके विकर्ण एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। बिंदु O पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद। एक और कंडीशन दी है, AB समांतर DC। ठीक है, और सिद्ध करना है वो लिख लेते हैं पहले। दर्शाना है, क्या दर्शाना है, AO अपॉन में BO और CO अपॉन में DO। ठीक है, अब एक रचना की लाइन लगाएगी इसमें। हम क्या करते हैं, एक समांतर लाइन और खींच लेते हैं यहाँ से, इसको हम नाम दे देते हैं EF। ठीक है ना, लिखेंगे EF समांतर AB समांतर DC खींची। मतलब एक हमने एक और रेखा खींच ली जो इन दोनों के क्या चल रही है, समांतर चल रही है। अब आते हैं उत्पत्ति पर। अब यार यहां से देखो कि हम पहले इस त्रिभुज को ले लेते हैं, त्रिभुज ADC को। कौन से, त्रिभुज ADC में EF तो समांतर DC की चल रही है ना भाई। जब ये पूरी समांतर है तो आधी भी समांतर होगी। EF समांतर है DC की, इसीलिए AE अपॉन में ED जो है वो बराबर होगा AO अपॉन में CO। ठीक है, AO अपॉन में CO। ठीक है, जिस तरह से यहाँ लिख रहा है वैसे यहाँ लिखना पड़ेगा, क्योंकि अपन AE अपॉन ED लिख रहा है तो लिखो AO अपॉन में OC। अगर हम AE अपॉन में DE लिखेंगे तो AO अपॉन में CO लिखना चाहिए। ठीक है ना, ये समरूपता की वजह से ऐसा लिखना पड़ता। तो यहाँ लिख देंगे BPT समीकरण 1। पुनः करेंगे, अब दूसरे त्रिभुज में जाएंगे, त्रिभुज ABD में। ADB अब क्या है ADB में, ADB में बात करें तो फिर वही कंडीशन, EF अब किसके समांतर चल रहा है,
बी के। इसीलिए वही क्या होगा कि ए ई अपॉन में डी ई बराबर हो जाएगा किसके, इस वाले की, इस वाले के। तो ये हो जाएगा आपका डी ओ। हाँ, आप कौन सा तरबूज लिया है? अब हमने ये वाला त्रिभुज लिया है, ठीक है, ये वाला हमने त्रिभुज लिया है, कौन सा, ए डी डी। अब इसके अकॉर्डिंग ये इसके समांतर है, तो ये हो जाएगा ए अपॉन डी बी और बी ओ अपॉन डी ओ, ठीक है, बी ओ अपॉन डी ओ। ये होगा समीकरण नंबर 2। ये भी किस वजह से आया, बी पी टी से, ठीक है ना, समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 में अगर हम देखें तो हमको क्या मिल रहा है कि ये दोनों ही बराबर चल रहे हैं, है ना। तो समीकरण 1 व 2 से देखो सारे क्वेश्चन सेम ही है, फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर 10th क्वेश्चन तक सेम ही कंडीशन चल रही है। तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर ए ओ अपॉन सी ओ और बी ओ अपॉन डी ओ। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमें चाहिए वैसा देख लेते हैं। हमें ए ओ के अपॉन में चाहिए बी ओ, तो इसको यहाँ ले जाते हैं, इसको वहां ले जाते हैं, क्योंकि वैसे भी अपॉन की चीज इंटू में जाती है और इंटू की चीज अपॉन में आ जाती है ना। सी ओ अपॉन में डी ओ आ गया, ऐसी जैसा लिख देंगे इति सिद्धम, ठीक है, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 10, एक चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण परस्पर बिंदुओं पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि ए ओ अपॉन में बी ओ और सी ओ अपॉन डी ओ है, तो दर्शाना कि एबीसीडी समलंब है। जो इससे 9th वाला क्वेश्चन था ना, ये जस्ट उसका अपोजिट है। यहाँ हम जैसे सीधे करते आते हैं ऐसे उसको उल्टे में लेते चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ जो डायग्राम बना लेते हैं, पहले एक चतुर्भुज बना लेते हैं, जिसका नाम दे देते हैं हम ए बी सी डी, ए बी सी डी, और इसके जो दो विकर्ण है वो इस तरह से प्रतिच्छेद करवा देते हैं, ठीक है, बिंदु ओ पर, और सिद्ध करना है कि ये समलंब है। सॉल्व लास्ट क्वेश्चन है, दिया है चतुर्भुज ए बी सी डी, क्या दिया है कि विकर्ण ए सी तथा बी डी दोनों कहां पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते, कहां प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ओ पर। एक और कंडीशन दी है आपको, एवं ए ओ अपॉन में बी ओ सी ओ अपॉन में डी ओ, ये आपको दिया हुआ, ठीक है ना। हमको सिद्ध क्या करना है, ये दर्शाना है, क्या दर्शाना है, ए बी सी डी एक क्या है, समलंब, ठीक है ना, ये हमको दर्शाना है। ध्यान से देखो, यहाँ हम ना समरूपता के द्वारा इसको करेंगे। अब क्योंकि ये समांतर है, क्या उसने बोला है, क्या ये समांतर है, नहीं बोला। समांतर अगर हम प्रूव कर देते हैं तो ये कैसी हो जाएंगी, समलंब चतुर्भुज बन जाएगा। अगर ये भुजाओं को हम समांतर प्रूव कर देते हैं तो ये कैसी हो जाएंगी, समलंब, क्योंकि समलंब की कंडीशन ही होती है उसमें एक भुजा का जोड़ा कैसा होता है, समांतर होता है। तो अब करके अगर हम देखें तो हमारे पास दिया हुआ है कि ए ओ अपॉन में बी ओ और सी ओ अपॉन में डी ओ, ये दिया है, ए ओ अपॉन में बी ओ, है ना, और सी ओ अपॉन में डी ओ। तो उनको अलग अलग कर देते हैं, ऐसा कर दें इसको, वैसे सही है, कोई दिक्कत भी नहीं है। ए ओ अपॉन में इसको इधर ले आते हैं, ए ओ अपॉन में हो जाएगा सी ओ और ये हो जाएगा बी ओ अपॉन में डी ओ। ऐसा क्यों किया मैं बता देता हूँ। ए ओ के अपॉन में क्या आ गया, सी ओ आ गया, और यहाँ बी ओ के अपॉन में आ गया आपका डी ओ। अब ऐसा इसलिए, ये भुजाएं कैसी हो गई, समान अनुपात में, भुजाएं समान अनुपात में, ठीक है ना, एवं, ठीक है, एवं एक और चीज हमको दिख रही है कि यहाँ पे कोण बन रहे हैं, कौन कोण, शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है ना। कोण ए ओ बी जो है वो बराबर हो रहा है कोण सी ओ डी के, कौन से कोण है, शीर्षाभिमुख कोण, ये कौन से कोण होगा, शीर्षाभिमुख कोण। अब देखो यहाँ एक कंडीशन बन गई ना कि दो भुजाएं जब समान अनुपात में और उनके बीच का कोण बराबर है तो वो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे। इसीलिए त्रिभुज ए ओ बी जो है वो समरूप होगा, समरूप का चिन्ह ऐसा रहता है किसके, सी ओ डी के, ठीक है ना, क्या हो गया, समरूप हो गया। अब ये समरूप हो गया किसकी वजह से हुआ, तो यहां लिखेंगे भुजा कोण, भुजा
प्रतिबंध से, समरूपता से, समरूपता से, ठीक है ना। भुजा कोण भुजा समरूपता से क्या हो गया, समरूप हो गया। अब देखो जब समरूप होते हैं तो इनके बाकी संगत कोण भी कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि समरूप तभी होते हैं जब संगत कोण कैसे हो, बराबर हो। इसीलिए ये जो कोण है, कौन सा कोण, ओ ए बी, कोण ओ ए बी बराबर हो जाएगा किसके, ओ सी डी के, ओ सी डी के। कौन से कोण है, संगत कोण, लिख देंगे समरूप त्रिभुज के संगत कोण, समरूप त्रिभुज के संगत, ठीक है। संगत कोण कैसे होते हैं, किंतु ये अगर हम कंडीशन देखें तो ये वाला कोण और ये वाला कोण ये लिए हमने, ये कौन सी आकृति रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जेड की आकृति, किंतु यह कौन से कोण है, एकांतर कोण भी है। अब ये एकांतर कोण भी हो गए, और एकांतर कोण जब भी बन जाती हैं तो कहां बनती हैं एकांतर कोण, जहां रेखाएं कैसी हो, समांतर हो। इसीलिए ये जो ए बी है वो समांतर है किसके, डी सी के। ये अपन नहीं कह रहे, क्योंकि जहां एकांतर कोण बढ़ जाते हैं इसका मतलब सीधी सीधी भुजाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी। ये जो है समांतर रेखाओं के प्रतिबंध होती है, ठीक है। अब ये समांतर हो गई तो ये चतुर्भुज था, क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, ठीक है। इसके दो विकर्ण थे जो प्रतिच्छेद करते, ये भी क्वेश्चन में दिया था। हमने निकाल लिया कि इसमें रेखा का ये एक युग्म जो है वो कैसा है, समांतर है। तो समलंब की परिभाषा यही होती है कि वह चतुर्भुज जिसमें रेखाओं का या भुजाओं का एक युग्म कैसा हो, समांतर हो, वह चतुर्भुज क्या कहलाता है, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। इसीलिए चतुर्भुज ए बी सी डी ये जो है वो कौन सा चतुर्भुज होगा, एक समलंब चतुर्भुज है, यह एक समलंब है। इति सिद्धम करके लिख